पर नाम चढ़ा होने से कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो जाता। कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला दे दिया है जो ये कह रहा है कि रजिस्ट्री जो होती है वो एकमात्र कागज या दस्तावेज नहीं है जिससे प्रॉपर्टी पर किसी का मालिकाना हक तय होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स के सत्य वचन। तो आपने जैसे ये न्यूज़ चैनल का वीडियो देखा, बात सही है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें बोला गया है, एक सेंटेंस में ऐसा बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करके प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हो रजिस्ट्रार ऑफिस से, दैट इज़ नॉट इनफ एविडेंस फॉर क्लेमिंग योर राइट ऑन प्रॉपर्टी। दोस्तों मेरा ये वीडियो पक्का देखिए, फुल वीडियो देखिए। मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें मैंने डाला है बहुत जगह पे। एक मेरा आर्किटेक्चरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने बहुत सारा एनए और ये किया है, प्लान अप्रूवल बराबर। और जैसे ज़मीन के मालिकों से भी मिला हूँ, ख़रीदने वाले लोगों से भी मिला हूँ, जो बेचते हैं उससे भी मिला हूँ। तो ये चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस और सब मिला के मैंने इसमें डाला है वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि एक्चुअली होता क्या है सब ज़मीन की खरीदी और बिक्री में, या फिर आप फ्लैट खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए आपको, सब इस वीडियो के अंदर है, पूरा देखना। मतलब कि आप अपना मालिकाना हक, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होते हुए भी आप नहीं कर सकते, आप हक जता नहीं सकते कोई प्रॉपर्टी के, भाई मेरे पास रजिस्ट्री है तो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। इंडिया में कोई भी चीज़, मतलब कि कुछ भी होते हैं यहाँ पे, कोई फिक्स चीज़ नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई कानून ही नहीं है। और जजमेंट अपने आप ही, जज साहब ऐसे बोल रहे हैं कि आज से ये जजमेंट, सरकार कुछ और बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन बाबू लोग कुछ और बोलते हैं, और जब आता है लास्ट में सब कुछ, बाद में जज साहब कुछ और बोलते हैं, और जो कानून रहते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, और जो जजमेंट है उसको एज ए प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल मान के आगे बढ़ना पड़ता है सरकारों को भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उनको। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ कानून आ जाता है, कुछ नए जजमेंट आ जाते हैं, कुछ नए नियम आ जाते हैं। और इन सब चीज़ों में कैसा है कि आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, जो कानून के हिसाब से काम तो करना ही पड़ेगा, कोई उसमें मतलब छूट नहीं है, आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। और जैसे बोल रहे हो वैसा करना ही होगा, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। इसमें ऐसा कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल है, ये सब चीज़ों के जानकार है, चाहे उसमें वकील हो या कोई एजेंट हो, या ये भी अपडेट नहीं रहते सब चीज़ों में बराबर। तो बेटर है कि जो इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है उसको अपडेट रहना ज़रूरी है, या फिर सलाह, आप वकील की तो सलाह ले रहे हैं, कुछ और लोगों की भी सलाह इसमें ज़रूरी रहती है जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तब। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें बोला गया कि रजिस्ट्री ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं रहता है, तो उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, आगे जाके क्या होगा। मतलब कि ऐसा है कि जो ज़मीन की बिक्री और ख़रीदी है उस पर ज़्यादा इम्पेक्ट होगा ये सब चीज़ों का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहला डॉक्यूमेंट है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, राइट। लेकिन ख़रीदने से पहले इंडिया में कैसा रहता है कि आपको एडवांस पेमेंट मांगते हैं, और यही एडवांस पेमेंट में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि विदाउट एडवांस पेमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं दोगे तो जो सामने वाला आपको बोलेगा तो हम तो कोई किसी और को ज़मीन बेच रहे हैं, हमारा ये हो गया। आप ये सोचते हो कि ये ज़मीन का जो लोकेशन है ये बेस्ट है, मेरे लिए परफेक्ट है ये चीज़ बनाने के लिए, और उसी मौके का फ़ायदा सामने वाला उठाता है और आपसे एडवांस तो ले ही लेता है। आप प्रॉपर्टी का एडवांस कैश में होता है, मोस्टली जो एडवांस रहता है कभी चेक से नहीं होता है, कैश में ही होता है यहाँ पे। इसमें कैसा है कि जो बहुत सारी हाई कोर्ट है उनके भी जजमेंट है, इंडिया में जितनी भी हाई कोर्ट है ज़मीनों को लेके उनके पास भी बहुत सारे जजमेंट है। तो अब तक के साथ आके वो स्टेट वो फॉलो करता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई रजिस्ट्री अभी एक डॉक्यूमेंट की तरह है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो मालिकाना हक नहीं है, आप नहीं क्लेम कर सकते, आपका मालिकाना हक खाली एक रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है। अभी इसमें कैसा है कि जितने भी हाई कोर्ट के पुराने जो जजमेंट रहेंगे सब खारिज हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट सबको अभी मानना पड़ेगा, और ये जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि एक एग्जाम्पल। और जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। अभी फॉलो करने के लिए ये जजमेंट तो सबके पास चला जाएगा, राइट, पर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, कोई अलग तरीके से रीड करेगा, और बाबू लोग जो रहते हैं ना इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लोगों को डराएंगे कि देखो ये भी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते तुम, वैसा नहीं कर सकते। तो हमारे जो जजमेंट रहते हैं वो भी सिंप्लीफाई नहीं रहते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते, उसमें 10 तरह की चीज़ें रहती है, राइट। तो ये लोग तो ऐसे ब्लैकमेल करने वाले। अभी आगे जाके ऐसा सुना है, दिया है कि भाई
और बहुत सारे अपडेट्स भी है कि जो सरकार है इस पे कोई कानून लाने वाली है, राइट। अभी कानून, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसको मतलब कि अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो अभी पार्लियामेंट को एक कानून पास करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट का जो कानून रहता है वही इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नष्ट नाबूद मतलब कि ख़त्म कर देता है, और वो कानून में ऐड भी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की होगी वो वहाँ पे आ जाती है कानून के अंदर, राइट। तो आई थिंक फ्यूचर में कानून आने वाला है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेके, और जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं उसके ऊपर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली है। आगे वो भी बात करेंगे कि शायद से क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें ऐसा है कि जजमेंट तो आपने पास कर दिया है, कोई बेस उसका रहेगा पक्का, तो ज़मीन का मालिक कैसे कहलाएगा, मतलब कि प्रॉपर्टी का मालिक कैसे कहलाएगा कि ये मालिक है, राइट। कौन से डॉक्यूमेंट है बराबर, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई है। बट अगर आप जीएसटी ले रहे हो पहले ही, मतलब कि हम रजिस्टर के टाइम पे सब कुछ ले रहे हो, आप स्टैम्प ड्यूटी ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, सब कुछ तो वहीं पे ले रहे हो बराबर, फिर आगे जाके बोल रहे कि आप मालिक नहीं है, तो ये कैसी, मतलब कि ये तो फालतूगिरी बेसिकली। अगर आपको जो डॉक्यूमेंट से मालिक साबित होते हैं वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन पे आना चाहिए, उल्टा करना चाहिए, राइट। कि पहले वो डॉक्यूमेंट करो जिससे मालिकाना हक साबित होता है, राइट, उसके बाद रजिस्ट्री करो। क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में कैसा है कि एक प्रॉपर्टी है उसको 4 बार रजिस्टर लोग कर देते हैं, वो कुछ नहीं देखते, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भरना है, ठप्पे लगाते हैं और आपको बोलते हैं आपकी रजिस्ट्री हो गई। बात सही है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि रजिस्टर की जो ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस रहता है ना, वो अपना काम ढंग से चेक ही नहीं करती कि इस पर क्या चल रहा है। अगर कोई कोर्ट केस भी उसके ऊपर चला रहेगा या फिर सरकार की ज़मीन, वो भी रजिस्टर कर देते हैं वो लोग बराबर, और लोग फिर मानते कि देख हम तो मालिक हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है कि भाई ऐसे मालिकाना हक आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन कैसे कर सकते, तो फिर तो उल्टा जाओ, जहाँ से मालिकाना हक शुरुआत होती है वहीं से आप करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। बाद में आप स्टैम्प ड्यूटी लो, बाद में जो बंदा है वो सामने वाले को पेमेंट करेगा बराबर, कि भाई ये जितनी ज़मीन की जो प्राइस है ये आप ले लो, चेक से लो या डीडी से लो बराबर, या कैश लो, उस टाइम पे आप मतलब कि उनको पैसा दो। उल्टा हो जाएगा ना, आप पहले एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, फिर आप जब रजिस्ट्री कर रहे तभी फुल पेमेंट कर रहे हो, आप जीएसटी ले रहे हो, आप सब कुछ वहाँ पे होने के बाद ऐसा आता है कि आप मालिक नहीं हो, तो ये तो फालतूगिरी है। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन तो किया ही रहेगा। अभी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे पेंडिंग केस है जो, और इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, नॉर्मल जो सिविल कोर्ट्स रहते हैं, उसमें 66% ज़मीन से रिलेटेड केसेस है, मतलब 66% का लोड है, यही है बराबर। बिकॉज ऐसा क्या है कि इसमें ऐसा है कि जो खरीदने वाला वो ज़मीन तो खरीद लेता है, अचानक एक कोई मालिक खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है बराबर, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है बराबर, मेरे भाई ने साइन डुप्लीकेट मार के सब करके ज़मीन बेच दी है, राइट, और मुझे तो कुछ पैसा मिला ही नहीं है। तो वो केस लड़ता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट चेक करते हैं और सब बोलते हैं क्या सही बोल रहा है, ये एक मालिक है, इनके बाप दादाओं की ज़मीन, इनका पूरा हक बनता है, राइट। तो ऐसे केस चलते रहते बराबर। ऐसे मैंने भी 2-3 केसेस देखे जहाँ पे मतलब कि एनओसी के बिना ज़मीन का मतलब कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतने लाख रुपए में हम लोग ज़मीन बेचने वाले हैं, राइट, और साइन भी हो जाती है एग्रीमेंट, वकील साइन कर देता है। अचानक ही थोड़े टाइम के बाद ऐसा रहता है कि कोई और जागता है कि भाई ऐसे कैसे कोई कर लिया, उनको समझता है बाद में कि भाई मेरे भाई ने ज़मीन बेच दी है, वो बोला इसमें मेरा भी हक है, तो फिर वहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा होता है। लेकिन वो दोनों के डिस्प्यूट में कैसा रहता है कि जिसने खरीदी, जिसने एडवांस पेमेंट दिया वो फंस जाता है बुरी तरह से, राइट। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस है जिसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कोर्ट में छोटी छोटी बातों को लेके वो बाहर, मतलब कि जो छोटे मोटे सेटलमेंट करने चाहिए, मतलब कि आजकल कोर्ट भी बोल रहे हैं कि बाहर थोड़ा सेटलमेंट कर लो, आप समझ लो, वो नहीं समझ रहे। छोटी छोटी बातों में ऐसा है कि भाई कोर्ट में जाके चालू हो जाता है, और कोर्ट तारीख पे तारीख, ये वकील आज नहीं है तो दूसरा वकील बोले तारीख दो, वापस वो आता है तो दूसरा वकील बोलता है कि हमें तारीख चाहिए, और एक पेंडिंग केस है, और मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना टाइम नहीं रहता है उनके पास, बहुत सारी और चीज़ें भी है जो सुननी रहती है, राइट। और ऐसे मालिक खड़े हो जाते हैं, मतलब कि बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आगे जाके वो प्रॉपर्टी किसी और की निकलती है, दूसरा कोई उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब बातें थी, लेकिन आप ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो
तो आपको खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए और खरीदने के बाद क्या क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बराबर। खरीदने से पहले भी करना पड़े, किसी पे भरोसा मत करो, इवन वकील पे भी भरोसा मत करो। आप स्टडी करो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके पूछो अगर आपको पता नहीं। और सबसे ज़्यादा लोग इसमें फंसते हैं वो मिडिल क्लास रहता है, पुअर क्लास को कुछ पड़ी नहीं रहती है, बराबर। और अमीर क्लास उनके पास वकील की फौज रहती है। जो हमारा मिडिल क्लास है वो कुछ पैसे बचाने के लिए कि भाई ये शॉर्टकट से कर दो, ये कर दो, उसके लिए वो फंस जाते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ लोग, मतलब जिसने अपना सेविंग है ये बचा के रखा है, कुछ खरीदेंगे या फिर कहीं और प्रॉपर्टी वो बेच के बोले कि यहाँ पे खरीद लेंगे, गांव की प्रॉपर्टी अभी शहर में खरीद लेंगे, तो यही लोग फंस, मोस्टली मिडिल क्लास ही इसमें फंसता है, बाकी कोई फंसता नहीं है, सब निकल जाते हैं, मिडिल क्लास फंस जाता है। मिडिल क्लास को बहुत सारी जानकारी भी नहीं है इसमें, वो लोग लेते भी नहीं है, बराबर। वो लोग किसी और पे भरोसा कर देते हैं, बराबर। वो बोला वकील ने इसमें सिक्के विक्के मार दिए, खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता। आपको पूरी सिस्टम जाननी पड़ेगी, हर आदमी को जानना चाहिए। किसी पे भरोसा करके उस पर डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। जब आप खुद जानोगे ना तो आपको पता है कि आपको वकील को क्या बोलना है, राइट। फिर देखो, फिर आप फंसोगे नहीं, आप निकल जाओगे। फंसोगे तो भी आप रास्ता ढूंढ लोगे उसका। तो जैसे मैंने बोला पहले आपको कि ज़मीन खरीदने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। या ज़मीन खरीदो या प्रॉपर्टी, आपको देखना ही पड़ेगा। कोई बिल्ट किया हुआ घर है, कोई बिल्डर बेच रहा है तो भी देखना पड़ता है वहाँ पे भी। लेकिन ज़मीन के केस में तो आपको खास देखना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें बहुत गड़बड़ी हो सकती है, बराबर। ज़मीन लोग दो वजह से बेचते हैं, एक तो पैसे की ज़रूरत है और दूसरा वो ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि ज़मीन सरकारी मतलब जो रास्ता जा रहा है या हाईवे जा रहा है या सरकार उसको एक्वायर करके वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने वाले, पार्क बनाने वाले, स्कूल बनाने वाली है, तो उस केस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेच डालते हैं, बराबर। और लोग बिना देखे वो खरीद लेते हैं, बराबर। तो वो पता है आपको कैसे चले, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें कैसा रहता है कि आपको ज़मीन दिखाने के लिए लोग लेके जाएंगे, एजेंट रहेंगे बीच में, बराबर। और एजेंट मोस्टली चीज़ें छुपाते हैं क्योंकि उनको बेचनी और कमीशन कमाना है, राइट। बहुत सारे एजेंट अच्छे भी है जो इलीगल प्रॉपर्टी का धंधा नहीं करते क्योंकि उनको मार्केट में नाम कमाना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा खाली कमाने आए हैं। तो इस केस में कैसा है कि जितने भी ज़मीन के कागज़ है ना, उसकी जेरोक्स कॉपी उनसे ले लो, राइट। जेरोक्स कॉपी में क्या क्या लगेगा, जो तहसीलदार या फिर पटवारी का जो डॉक्यूमेंट रहते हैं या फिर बहुत जगह पे तलाठी रहते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिस पे नाम चढ़ा है मालिक का, बराबर, वो उतारा रहेगा। तो उतारा मतलब कि एक इंडेक्स रहता है, वो कितनी साल पुरानी ज़मीन है, कौन उसके पहले मालिक थे, क्या था, उसका पूरा एक हिस्ट्री रहता है, वो ले लीजिए, उसकी जेरोक्स कॉपी ले लीजिए, बराबर। डिमार्केशन प्लान पक्का लीजिए, राइट। डिमार्केशन के बाद कैसा है कि सर्वे नंबर तो आपको वहीं से मिल जाएगा, बराबर। दूसरा है कि अगर कुछ दे नहीं रहे तो सर्वे नंबर तो पक्का लीजिए, सर्वे नंबर। फिर आपको साइट पे तो पक्का लेके जाएगा, तो साइट पे जाओगे तभी गूगल खोल के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो वहाँ पे ले लीजिए, राइट। फिर गूगल खोलिए और पूरा नक्शा देख लीजिए कि भाई आपके घर से कैसा जा रहा है, क्या है वो, क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो आगे आपको काम आएगा, राइट। अभी आपने लोकेशन देख लिया तो आपको पसंद आ गया, आप कुछ ना कुछ तो उस पर बनाओगे, घर बनाओगे, दुकान बनाओगे, फार्म हाउस बनाओगे, कुछ ना कुछ आपका प्लान रहेगा और वो उसके नियम रहते हैं, बराबर। और वो नियम के हिसाब से आपको बनाना रहता है। अभी इसमें कैसा है कि हर सिटी और छोटे टाउन और अभी तो बहुत सारे गाँव में भी एक डेवलपमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, बहुत जगह पे उसको मास्टर प्लान बोलते हैं, कि पूरा फ्यूचर प्लान रहता है। जितनी ज़मीनों जहाँ पे कुछ बना नहीं है, सिटी लिमिट से आगे है, तो उसका भी प्लान रहता है कि ये रास्ते जाएंगे, हाईवे जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल आएगी, यहाँ पे आएगा। जब जगह पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं रहता है, लेकिन फ्यूचर में बनाने वाले ऐसा प्लान पूरा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान। अभी आपने जो ज़मीन देखी है ना, वो सर्वे नंबर के हिसाब से वहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको लोकेशन पूरा बड़ा प्लान रहता है। मोस्टली जो प्लान अप्रूवल के लोग रहते हैं ना, जिससे कि आर्किटेक्ट्स रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, पर मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा आर्किटेक्ट्स का, जो प्लानिंग अप्रूवल में, डिज़ाइनिंग में नहीं, जो रियल में कैसा है कि ऑफिसों में कैसे काम होता है अप्रूवल और ज़मीन को लेके, और बहुत जगह पे एनए के काम भी करते हैं आर्किटेक्ट लोग, ऐसे लोगों से पक्का लीजिए, बराबर। अभी इसमें कैसा रहता है कि उसको बोले कि इसका जोनिंग करो, जोनिंग टर्म्स की जो आपका जो मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान है उसमें कैसा है कि वो प्लॉट है आपका, वो चेक करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा जोन है।
ये रेसिडेंशियल जोन है, ये कमर्शियल जोन है, या ये कोई रिजर्वेशन जोन में आता है, यहाँ से हाईवे जाता है, वो सब कुछ वो मास्टर प्लान में रहता है और वो आर्किटेक्ट को लोकेट कर देते हैं। आपका डिमार्केशन प्लान जो रहता है ना, साइट प्लान जिसको बोलते हैं, जो आप जब जेरोक्स लगे तो वो उस हिसाब से पूरा कर देते हैं कि यहाँ से अगर वो सर्वे नंबर से हाईवे जा रहा है तो भी मत लो, क्योंकि वो कहाँ से जा रहा है पता नहीं। आपका एक हिस्सा है वो सर्वे नंबर में कि भाई सर्वे नंबर बहुत बड़ा है, उसमें आपका एक हिस्सा है कि भाई 128 का 5वां हिस्सा आपका है, और उसमें से हाईवे जा रहा है, वो हिस्से को वहाँ पे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, वो थोड़ा आगे की प्रोसीजर है, तो वो भी हो जाती है। तो उसके लिए वो आप आर्किटेक्ट को बोलेंगे तो पूरा आपको जो डिमार्केशन प्लान है ना, वो साइड जो मास्टर प्लान रहता है या फिर डेवलपमेंट, उस हिसाब से करके देगा। वो बोल देगा कि देख इस पे कुछ नहीं, क्लीन है बराबर, इस पे कोई रिजर्वेशन भी सरकार का नहीं, अगर इसमें कुछ है हाईवे वगैरह तो मत खरीदो। आपको थोड़े पैसे दे के ये करना पड़ेगा। मिडिल क्लास कैसा रहता है, पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहता, बोले क्यों करने का। वकील है ना, वकील को हर चीज़ समझती नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वकील को हर चीज़ नहीं समझती है। कुछ काम आर्किटेक्ट्स जो प्लान अप्रूवल एनए करने वाले उनके अलग रहते हैं, उनको वो चीज़ की ज़्यादा जानकारी रहती है बराबर। वकीलों का काम कुछ अलग रहता है, उनको वो जानकारी रहती है। इसमें मिक्स होकर सब करना पड़ता है, एक आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी इसमें कैसा है कि मैंने आपको पहले गूगल के जीपीएस लोकेशन मतलब कि कोऑर्डिनेट बोला था, तो उसके हिसाब से आप जब साइट में और मास्टर प्लान जो है या सिटी का या टाउन का उसको मैच करोगे ना, तो आपको प्लॉट दिखाएगा कि हाँ ये प्लॉट यहीं पे है, जो दिखाया परफेक्ट है। आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स एक जगह के हैं और आपको लोकेशन कोई और जगह का दिखा रहे हैं, राइट, कि भाई ये है, मैच नहीं करते। मतलब वो इतना उल्लू बनाते हैं आपको कि सर्वे नंबर ही कोई और रहता है और ज़मीन कोई और रहती है। आपको वो लोकेशन देख के मजा आ जाती है, क्या मस्त लोकेशन है बराबर, तो उस बेस पे लोग रजिस्ट्री करवा देते हैं। अभी रजिस्ट्री वाला थोड़ी वो गूगल का दिखते है कि भाई यहाँ पे लोकेशन हो, यहाँ वो तो जो डॉक्यूमेंट में दिखा है वो आपको करके देंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि जोनिंग ज़रूरी है, आर्किटेक्ट के पास जाइए, ये जो डॉक्यूमेंट है उस बेसिस पे आप उनसे जोनिंग करवाइए, ताकि आगे जाके अगर प्लान अप्रूवल में आप फाइल डालते हो, मतलब अपने प्लॉट खरीद लिया और उसके बाद आप प्लान अप्रूवल के लिए जाते हो, तो बहुत इजी हो जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो जोन क्या है वो पहले से आपको पता है, राइट। आप उस पर क्या बना रहे हो वो आपने डिसाइड कर लिया है जो जोन के हिसाब से, राइट। आप जोन के हिसाब से दूसरा नहीं बना सकते कि भाई अभी यहाँ पे है रेसिडेंशियल जोन, आपको होटल बनाना है तो आपको वो जोन कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसके अलग प्रोसीजर है पूरी, वापस उसके अलग पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये बेस्ट है कि जो जोन है वो जोनिंग है वो मास्टर प्लान के हिसाब से आप करवा लिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई और जोन निकला जैसे एग्रीकल्चर और आपको चाहिए कि वहाँ पे बंगलो बनाना है छोटी सी ज़मीन पे, तो नहीं कर सकते, राइट। एग्रीकल्चर ज़मीन पे नहीं कर सकते। ऐसे तो हर ज़मीन एग्रीकल्चर ही रहती है, उसको नॉन एग्रीकल्चर आपको कलेक्टर से करवानी पड़ती है, वो प्रोसीजर पूरी अलग है। लेकिन प्लानिंग की पास प्लानिंग जो है जिसको बोलते हैं अप्रूवल, वो प्रोसीजर पूरी अलग है, दोनों चीज़ सेपरेट है। एनए हो जाता है लेकिन प्लानिंग अप्रूवल नहीं होता है बहुत बार, क्योंकि आपका जोन अलग है, आपका रेसिडेंशियल जोन ही नहीं है। बोले कि ये हमारे मास्टर प्लान में तो दिखा रहा है कि हिल जोन है, मतलब हिल एरिया है, हमारे मास्टर प्लान में आपको मतलब दिखा रहा है कि ये तो एग्रीकल्चर जोन है, ग्रीन जोन बोलते हैं जिसको, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, वो ग्रीन बेल्ट के अंदर है, राइट। तो फिर आप कुछ नहीं बना सकते, उसके भी कोई नॉर्म्स रहते हैं जो आपको टाउन प्लानिंग से निकालने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें टाउन प्लानिंग से होती है। प्लॉट खरीदने से पहले ये इंपॉर्टेंट है, टाउन प्लानिंग से सब निकालोगे ये ज़मीन है क्या। टाउन प्लानिंग में काम करने वाले आर्किटेक्ट और जो बहुत सारे इंजीनियर रहते हैं जो प्लानिंग अप्रूवल का काम करते हैं, वो आपको इजीली करके सब दे देंगे। तो ये है। दूसरा, एक वकील अपॉइंट कीजिए। वकील मतलब आपको ज़मीन खरीदने से पहले अपॉइंटमेंट कर दीजिए कि भाई हम लोग बहुत इंटरेस्टेड है ज़मीन में, तो इसका जो क्या बोलते हैं कि जो सर्च रिपोर्ट है वो निकाले। सर्च रिपोर्ट ये वकील क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं कि इस पर कोई केस है कि नहीं, उसका पूरा सर्चिंग करते हैं कि जो ज़मीन रहती है वही डिस्ट्रिक्ट के अंदर या वही तालुका में जो भी कोर्ट रहती है ना, वहीं पे उसका केस रहता है बेसिकली। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके पूरा का पूरा चेक करते हैं कि इस पर कोई केस या है बराबर। दूसरा रहता है इस पर कोई लोन वगैरह है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, फिर आपको ज़मीन बेचने के लिए बोलते एडवांस दो और फिर वहाँ पे फंसा देती। बहुत बार जो बैंक रहती है वो एनओसी नहीं देती है कि भाई पहले हमारा ये सब क्लियर कर, उस मामले में फंस जाते हैं आप। तो उस पर लोन है कि नहीं वो एक चेक करवा लीजिए बराबर। कोई कोर्ट केस है कि नहीं वो भी चेक कर, तो ये वकील कर देते हैं जनरली जाके। जैसे मैंने आपको बोला दोनों काम अलग है, वकील का काम अलग है, जो प्लानिंग अप्रूवल है क्योंकि आपको दोनों कंबाइन करके लास्ट में डालना पड़ेगा, राइट। वो ज़मीन का जो भी है, ये ज़मीन एक्चुअली
मतलब सरकार ने आपको गिफ्ट तो नहीं की, वो भी ढूंढ के देते ये लोग, वकील लोग, बराबर। उसमें रिमार्क रहता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जो पटवारी या फिर आप बोल रहे तहसीलदार तलाटी, उनके डॉक्यूमेंट में रिमार्क रहते हैं कि भाई ये कंडीशन के अंदर है, बट कि भाई सरकार ने आपको खेतीबाड़ी के लिए दी है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। आप खरीद सकते हो, बहुत सारे उसके नियम रहते हैं। वहाँ पे कैसा रहता है कि आपको रेडी रेकनर रेट रहता है, जो सरकारी रेट, उसका 50% पैसा भरना पड़ता है, और ज़मीन जो रहते हैं, जो शर्त रहती है, जो कंडीशन रहती है, वो निकल जाती है। और वो प्रोसीजर पूरी एनए में होती है। एनए में आप जब कलेक्टर के पास डालते हो फाइल, तो वहाँ पे कैसा रहता है कि पैसे भर के आप ये रिमार्क निकाल सकते हो। फिर वो एनए ऑर्डर पास करता है, लंबा चौड़ा उसमें लिखता है कि ये करो, बराबर। तो ये एनए तो होगा, ये सेपरेट प्रोसीजर है, प्लानिंग अलग प्रोसीजर है। तो ये जो ज़मीन खरीदने से पहले आपको सब पता होना चाहिए, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, बराबर। दूसरा उसमें ढूंढिए कि जो ज़मीन का ऑनर है, बराबर, उसके मतलब कि ये बेटे बेटी जो भी है, मतलब उनकी भी रजामंदी है कि नहीं। अगर बाप दादा की ज़मीन है तो जितने भाई बहन हैं उनकी सबकी एनओसी वो देगी कि नहीं, सबको मंजूरी, मतलब कि सबने साथ मिलके किया है कि नहीं। और कोशिश कीजिए कि जो ओनर है उसको मिलने की कोशिश कीजिए, भले आपके बीच में एजेंट रहे, लेकिन मिलिए, पक्का कोशिश कीजिए कि मिल जाए। भले पैसे टके की बात अब अलग करो, लेकिन उनसे मिलिए, उनके जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वेरीफाई कीजिए कि भाई जो सरकारी कागज़ पे नाम है, मैं ये नहीं बोल रहा रजिस्ट्री पे क्या नाम है, मैं ये बोला पटवारी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, जो पटवारी तहसीलदार से मिलते हैं डॉक्यूमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो डॉक्यूमेंट मैं बाद में बात करूँगा, पर ये उनके पास एक जो बने हुए वो चेक कर लीजिए कि भाई हाँ ये नाम आधार कार्ड और ये मैच कर रहा है। और उसका जो वंश रहता है कि भाई इसके कौन कौन है, या सबके एनओसी है क्या, सबकी रजामंदी है क्या ज़मीन, क्योंकि अभी ऐसा ही बोला है ये सब चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने कि सबकी एनओसी भी लगेगी। अभी ये आप ज़मीन खरीदे तब की बात है, उससे पहले की, मतलब ज़मीन खरीदने से पहले की बात है। अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे कि एनए प्लॉट मिल रहा है या वो, तो लोग खरीद के एनए है, बराबर। मतलब कि एनए है उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लॉट मतलब लीगली क्लियर है, आप उस पर घर बना सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा नहीं रहता है। बहुत जगह पे कैसा रहता है कि एनए के साथ वो प्लॉट जो टाउन प्लानिंग ने पास किया है कि नहीं, उसमें रास्ते मंजूर किए हैं कि नहीं, बराबर, उसका कंप्लीशन भी रहता है। बहुत सारे के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़े किए हैं कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों चीज़ देखिए, एक रहता है कि उनका एनए का ऑर्डर, और दूसरा रहता है टाउन प्लानिंग से पास किया हुआ नक्शा। उस पर एक सिक्का रहता है ब्लू कलर का, उसके नीचे लेटर नंबर लिखा है, वाइड लेटर नंबर, और जो आउटवर्ड एंट्री जो रहती है सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है। कच्चा नक्शा मत देखना, बहुत जगह पे कलरफुल कच्चा नक्शा रहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कच्चे नक्शे से साबित नहीं होता है। एनए करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हिल जोन है या ग्रीन बेल्ट जोन है उसको प्लॉटिंग कर देते हैं, दिखा देते हैं कि रास्ता सब कुछ दिखा देंगे आपको, बोलते देखो ये रास्ता भी ये वो, और फिर क्या करेंगे आपको प्लॉट बेचने के टाइम में सेल डीड बना देंगे। सेल डीड में कैसा करके जितने भी नाम है कि ये तो 5 एकड़ की ज़मीन का प्लॉटिंग किया, उसमें सबके नाम घुसा देगी। इंडिविजुअल प्लॉट होता नहीं है, क्योंकि प्लान पास नहीं किया उन्होंने, तो सबके नाम एक ही डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं कि 50 प्लॉट है तो 50 से 50 मालिक के नाम रहते हैं वहाँ पे, बराबर। जाओ और लड़ो, पर आप बोलोगे जगह पे हाँ ये मेरा प्लॉट है, पर वो एक्चुअली डिमार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टाउन प्लानिंग से पास नहीं हुआ है, लेआउट नहीं है, बराबर। तो उनको 2 चीज़ मांगो, पहली चीज़ है इसका एनए ऑर्डर, और दूसरा है वही एनए ऑर्डर पे जो टाउन प्लानिंग ने या फिर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंजीनियर ने पास किया नक्शा है, दोनों मांगो, और उसमें आपका प्लॉट नंबर देखो कि हाँ ये प्लॉट हमको खरीदना है, राइट। तो ये सब चीज़ें रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सारी जगह पे आप फ्लैट खरीदने जाते हो। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बंदे को फ्लैट खरीदना था। तो बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरा बैकग्राउंड वही, मतलब कि ये सब चीज़ों में है। मैंने बहुत सारे एनए ऑर्डर भी किए, प्लान अप्रूवल किया, तो मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि लोगों को पता नहीं रहता है कि ये सब देखना रहता है जब ज़मीन खरीदने जाते हो तभी, या फिर फ्लैट खरीदने जाते हो या घर खरीदने जाते हो तभी। अभी इस केस में कैसा था, वो बंदे को घर खरीदना था, बराबर। तो उसने क्या किया कि मुझे बुलाया, बराबर। उसने एडवांस दे दिया था 15 लाख रुपए, करोड़ का फ्लैट था, 15 लाख 15% के हिसाब से उसने दे दिया। अभी इस केस में कैसा हुआ कि हम गए, उसको कुछ शक हुआ, इसलिए मेरे को लेके गया, तू भी चल एक बार साथ में। उसने कर दिया सब कुछ, मतलब कि कच्चा एग्रीमेंट रहता है कि भी ये वो। मैं नक्शा देख रहा हूँ और मैं गूगल मैप देख रहा हूँ, मैच ही नहीं कर रहा है। उसने बोला कि देखो, मैंने बोला प्लान अप्रूवल की कॉपी दिखाओ, तो उसने मुझे प्लान अप्रूवल की देखो एक कॉपी है। उसको लगा मैं लेमैन हूँ, उसको पता नहीं मैं आर्किटेक्ट हूँ।
और वहाँ पे एक कलरफुल जो नक्शा रहता है ना वो लगाया था, जिसमें 3D व्यूज वगैरह बिल्डरों के ऑफिस में रहते हैं, 3D व्यू रहता है, कलर नक्शा रहता है, उसमें कलरफुल फोटोशॉप में सब किए रहते हैं चीज़ें। अभी जो नक्शा पास किया है और वहाँ पे लगा है वो मैच नहीं कर रहा है। मैं तो 2 सेकंड के अंदर जान जाऊँगा कि दोनों मैच ही नहीं कर रहे, बिल्डिंग और ये दिखा रहे हो। उसको मैंने पूछा ये नक्शा और वो नक्शा तो अलग है। अभी ये चीज़ जब इसने एडवांस पेमेंट दिया था तभी बताई नहीं थी उस बंदे को कि हमने जो नक्शा है वो रिवीजन के लिए डाला है। उस बंदे ने क्या किया था, जो बिल्डर था उसने किसी और से खरीदा था बराबर प्लॉट, तो उसने क्या किया कि उसको जो उसने जो प्लान पास किया था ना बराबर, उसको पसंद नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी और कभी कभी पेड एफएसआई और रूल्स चेंज हुए तो ज़्यादा एफएसआई मिलता है, तो इसने रिवीजन लाया कि मेरे को रिवाइज करना है प्लान, इसलिए उसने रिवीजन में डाला था। अभी रिवीजन में इंडिया में कैसा रहता है कि प्लान तो अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस खत्म होकर दूसरी स्टेज पे जाती है, यहाँ पे बेचना चालू कर देते हैं कि चलो एडवांस लो। इस बंदे ने भी ऐसा हर बिल्डर करता है, प्रोसेस में रहता है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई तुम सेलिंग किस बेसिस पे कर रहे हो, तुम मतलब कि तुम्हारा मतलब कि जो नक्शा पास हुआ है कि नहीं बराबर, तुम तब तक वहाँ पे ऑफिस नहीं डाल सकते साइट पे, ऐसा होना चाहिए सब कुछ, पर ये नहीं करते। इस बंदे इस मतलब बिल्डर को मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोला सर आपको कैसे पता मतलब कि ये सेम ही है। मैं नहीं मतलब देखो ना नक्शे का शेप, एक ऐसा बिल्डिंग और वहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। फिर बोला हमने रिवीजन में डाला। मेरा जो मैं जिसके साथ आया था वो बंदा डर गया, वो बोला ये झूठ बोल रहा है, बिल्डर उसको फंसा रहा है। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं, पर रिवीजन में शायद। तो ऐसी चीज़ें भी होती है कि प्लान अप्रूवल के लिए गया है, रिवीजन के लिए गया है और यहाँ पे बेचना चालू कर देते हैं बराबर। अभी अब जब खरीदने जाते हो एज ए फ्लैट वगैरह, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्लान पास हुआ है कि नहीं, पहले वो चेक कीजिए बिल्डर से बराबर, ठीक है। एनए ऑर्डर है कि नहीं उसके पास, क्योंकि एनए लेना ही पड़ता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो आपको एनए के बिना मतलब इस एनए इसलिए चाहिए क्योंकि सरकार डिक्लेयर करते है कि भाई ज़मीन सरकारी नहीं है, हमारा उसमें कुछ वो नहीं है, लेना देना हमने कोई गिफ्ट नहीं की थी बराबर, तो वो इसलिए एनए करना पड़ता है। और प्लानिंग अप्रूवल मिलता है टाउन प्लानिंग से या फिर म्यूनसिपैलिटी में एक डिपार्टमेंट रहता है प्लानिंग का, उससे मिलती है। दोनों सेपरेट प्रोसीजर पहले मैंने बोल दिया है। तो ये भी मांगे कि भाई एनए ऑर्डर आपका हो गया। फिर अगर कोई एनओसी से लगती है जैसे कि इन्वायरमेंटल एनओसी है या दूसरी, तो वो भी पूछ लीजिए कि सब क्लियर है क्या, उसके बाद आप उसको एडवांस पेमेंट दीजिए बराबर। मोस्टली चेक में दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप फंसोगे नहीं। बट यहाँ पे कैसा है कि मोस्टली कैश में लेते हैं 10-15% और बाकी का जो 90% वो लोन कर देते हैं, राइट। और जो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बैंक रहती है वो वहीं पे बैठे रहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, और वो कर देते हैं। अभी दूसरा इसमें एक चीज़ है कि बहुत सारी जगह पे कैसा रहता है कि बिल्डिंग तो आधी तक बन जाती है, ये एक्स्ट्रा एफआईआर लेते हैं, एक्स्ट्रा हाइट बढ़ाते हैं। अभी ये कैसा प्लानिंग में डाल देते हैं, जैसे मैंने बोला माल बिक जाता है जो भी रहता है उसके ऊपर ये सब देखते हैं। और इस केस में कैसा हो कि गई और फाइल रिजेक्ट हो गई, इसने तो बेच दिया, बन भी गया जगह पे, ये निकल के भाग जाते हैं वहाँ से। अब इसमें कैसा है बहुत जगह पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं रहता है। जब बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना भी मत भूलिए, आप रहने चले जाते हो तो बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग का कंप्लीशन लिया है कि नहीं। ऐसा एक मुंबई में एक किस्सा हो गया, पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ी क्योंकि ऊपर के 2 माले खाली थे ना, वो इलीगल थे। बिल्डर ने बेच के निकल गया वो अपना मस्त, इवन रजिस्ट्रेशन पर ही कर दिया। मैंने बोला रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, ऐसे करके कर देते वो लोग। तो उस केस में फिर हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दे कि इलीगल है, तोड़ना तो पड़ेगा। अभी तो ऊपर का तोड़ना है तो पूरा ही टूटेगा, पूरा बिल्डिंग तोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। आगे मैंने कुछ उसके बारे में पढ़ा नहीं, पर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था तोड़ने के लिए, वो पूरी सोसाइटी तोड़ देने का। तो ऐसा भी होता है बहुत जगह पे कि प्लान अप्रूवल नहीं लेता है, बिल्डर बेचना चालू कर देता है। क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक हो गया है रेडा की वजह से, तो थोड़ा इसमें कैसा कि ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है कि भाई इमीडिएट। पर मैं बोल रहा हूँ अगर आपको फ्लैट खरीदना है तो एनए ऑर्डर, प्लान पासिंग, उसके बाद आप देखिए लास्ट में कंप्लीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रखिए, कल सरकार की फाइलें जल गई उनके ऑफिस में और बोले गई तो इलीगल है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही आपने सब कर लिया है। अभी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन या जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आता है तभी आपको क्या करना चाहिए, तो स्टैम्प ड्यूटी रहती है तो पूरा कैलकुलेशन करिए। आपको जीएसटी पे करना है। अगर आप घर खरीद रहे हैं मतलब कंप्लीशन से पहले, प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले जो भी खरीदेगा तो उसको जीएसटी पे करनी पड़ती सरकार, वो चेक कर लीजिए। और ये सब बिल्डर से क्लियर रखे चीज़ें, स्टैम्प ड्यूटी कितना, जीएसटी वो पे कर रहा है कि हमें पे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है।
बराबर। उसके बाद कैसा रहता है कि इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, चाहे आप लोन ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और जो सामने वाला बेच रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जो भाई बहन जो भी रहता है उसकी एनओसी कि भाई वो सब मंजूरी दे रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे वो पावर ऑफ अटर्नी है तो वो दीजिए। उसके बाद साइट प्लान, साइट प्लान अटैच कीजिए। आपका अप्रूवल प्लान है, मतलब कि प्लॉटिंग अप्रूवल है तो प्लॉटिंग अप्रूवल का प्लान भी उसमें अटैच कीजिए। सब कुछ कीजिए उसमें, ताकि कुछ कमी ना हो जाए। मैक्सिमम डिटेल उसमें होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आप दिखा सकते हो अगर कोई कोर्ट केस हुआ तो भी। अभी यहाँ पे कैसा आपकी रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई तो लोग बिंदास हो जाते हैं कि भाई रजिस्ट्री हो गई, ख़त्म हो गया, हमने तो हमारा पैसा सरकार को दे दिया, जीएसटी वीएसटी जो भी है, बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रजिस्ट्री हो गई उसका मतलब तुम मालिक नहीं है। और इंडिया में कैसा है, मैंने आपको बोला बिंदास हो जाते हैं, अभी ख़त्म हो गया। इसके आगे की बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में फिर वो फाइल जाती है, राइट। तो इसमें कैसा रहता है कि आपने रजिस्ट्री करवा दी, वो स्टैम्प पेपर पे हो गई, लेकिन आपको जो पटवारी, जो तहसीलदार या तलाठी जो रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट पे भी आपका नाम चढ़वाना रहता है। अभी सपोज आपने 1 एकड़ ज़मीन में से आधा एकड़ ज़मीन सामने वाले से ली तो आपको लैंड डिवीज़न भी करवाना पड़ेगा कि भाई 1 एकड़ का आधा हिस्सा मेरा है, 1 एकड़ का आधा हिस्सा सामने वाले का है, जो मूल मालिक है उसका, वो आपके सेल डीड में रहता है कि ये डायरेक्शन में, दिशा में जो प्लॉट है ये मालिक का है, बराबर, हम बेच रहे हैं उसको। अभी इसमें कैसा रहता है कि डिवीज़न करवाना पहला है, मतलब प्लॉट डिवीज़न होगा, फिर म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। म्यूटेशन करवाना बहुत कंपलसरी है। बहुत जगह पे ये तहसीलदार ऑफिस में हो जाता है, बहुत सारी जगह पे ये तहसीलदार प्लस कलेक्टर में होता है, या डिप्यूटी कलेक्टर करते हैं, एसडीएम करते हैं, बराबर। तो ये पूरी प्रोसीजर है, राइट। उसके बाद आपको इसमें प्रॉपर्टी कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये म्यूटेशन के बाद प्रॉपर्टी कार्ड बनता है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो भी लगाना है, कनेक्शंस दूसरे, जैसे बिजली ये हो गया, नल के कनेक्शन हो गया, फिर गैस का है, सब लगा दो, बराबर। जो है ये सब बाद में प्रोसेस। तो ये सब चीज़ों से साबित होता है कि आप ये प्रॉपर्टी के मालिक है। ये मालिक है ना, यहाँ से शुरुआत होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद के डॉक्यूमेंट। अभी इसमें बोलता हूँ कि वकील क्या करते, भूल जाते हैं। वकील बोला मैंने रजिस्ट्री कर दिया, बराबर, मेरा किस्सा बोलता हूँ मैं, फाइल भी नहीं सबमिट करते वो लोग, बराबर। अभी इसमें क्या, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसमें 2 प्रोसीजर रहती है। एक प्रोसीजर जो रजिस्टर ऑफिस है वही भेजती है फाइल आगे, बराबर, म्यूटेशन के लिए और डिवीज़न के लिए सब कुछ। जो भी सिटी सर्वे ऑफिस रहती है उसको डिवाइड करके उसको डिवीज़न करते हैं, म्यूटेशन करके फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं तहसीलदार, और फिर जाती है फाइल। और सब होने के बाद आपका नाम चढ़ जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में, गुजरात में 7-12 करके डॉक्यूमेंट, उस पर आपका नाम आ जाता है। आपके इसमें अलग रहेगा खाता या कुछ तो रहता है उसमें, खाता धारक में, या फिर उसमें नाम आ जाता है आपका। पटवारी लोग जो रहते हो कर देते। तो ये जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें वकील भूल जाते हैं। आपको वकील के पीछे लगना है कि भाई म्यूटेशन के लिए आपने फाइल सबमिट कर दी, डिवीज़न के लिए कैसे करिए, आप पूछो उनको सवाल, बराबर, और फॉलोअप रखो। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको फाइल प्रिपेयर कर दो, मैं डाल सकता हूँ, आप डाल सकते हैं वो ऑफिस में जाके। और एक रिसीव कॉपी जरूर रखिए। आपकी जो एप्लीकेशन है फ्रंट का, जो उसकी जेरोक्स लीजिए, उसमें जो डिपार्टमेंट है उसको रिसीव और स्टैम्प लगा के एक साइन करके ले लीजिए, जो क्लार्क बैठा है उससे। और इनवर्ड नंबर अगर आपको मिल रहा है तो बेटर बेस्ट है, इनवर्ड नंबर उसके ऊपर लिख दीजिए कि भाई ये इनवर्ड नंबर में ये डेट को सबमिट हुई मेरी फाइल, और उसका फॉलोअप लीजिए, क्योंकि ये भूल जाते हैं। ये फाइल इंडिया के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, फाइल खो जाती है, वो हाथ ऊपर कर देते हैं, बोले दूसरी फाइल सबमिट करो, बराबर। बहुत सारे केसेस में वैसा हो गया है कि नई फाइल सबमिट करनी पड़ती है, वापस नया टाइम लेता है, और ये टाइम तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप फॉलोअप करोगे तो, आप अगर पैसा दोगे तो, अगर आप जाओगे ही नहीं तो वो करेगी ही नहीं, वो रजिस्ट्री में पड़ा रहेगा कि रजिस्ट्री हो गया है, रजिस्ट्री वाला आगे फॉरवर्ड ही नहीं। वो अगर भूल गया, फाइल मिस हो गई, खत्म हो गया, वहाँ पे रजिस्ट्री में पड़ा रहेगा, आपका नाम चढ़ेगा ही नहीं। आप ऑनलाइन भी चेक करो, ऑनलाइन भी चेक करना है आपको बाद में कि आपका नाम चढ़ा है कि नहीं। जो पटवारी का डॉक्यूमेंट रहता है, या 7-12 गुजरात महाराष्ट्र में है और आपके उसमें पता नहीं क्या रहेगा, तो वहाँ पे पूरा चेक कीजिए कि भाई ये चढ़ी है कि नहीं ज़मीन, आपका नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जो तहसील रहता है उसके डॉक्यूमेंट्स में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली लोग रजिस्ट्री के बाद कुछ करते ही नहीं है, वो बोला रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन हमारी होगी, घर हमारा होगा, नहीं, ऐसा नहीं रहता है।